हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस के टेस्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। हमारे चैनल पर परफेक्शन आईएएस के साथ साथ एडुटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट जो चल रहा है उसकी भी टेस्ट सीरीज कराई जा रही है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्राकृतिक वरण यानी कि चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक वरण का सिद्धांत दिया था। इसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दीप्त तीव्रता का मात्रक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैंडेला जो है वो दीप्त तीव्रता का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है तथा वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है तथा कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, बोरेक्स का प्रमुख अवयव है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बोरेक्स में सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न है, तनाव की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। न्यूटन मीटर स्क्वायर, पास्कल तथा पाउंड पर इंच स्क्वायर ये सभी तनाव की इकाई है। अगला प्रश्न है, जल की गहराई मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फैदोमीटर से जल की गहराई को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से जल का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है तथा पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापमान को मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में मौजूद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस जो है वो वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में मौजूद है और ये लगभग 78% है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जल चक्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निस्यंदन जो है वो जल चक्र का हिस्सा नहीं है क्योंकि यह विलयन से जुड़ा है। निस्यंदन वह प्रक्रिया है जिसमें एक तरल या गैसीय पदार्थ में ठोस कणों को एक फिल्टर के माध्यम से निकाल दिया जाता है जो द्रव को पार करने की अनुमति देता है लेकिन ठोस कणों को रोके रखता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रतिरोध की इकाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम जो है वो प्रतिरोध की इकाई है और इसे ओम द्वारा निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? अभी मैंने ऊपर के प्रश्न में बताया कि पायरोमीटर का प्रयोग अत्यधिक तापमान को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तापमान। हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है तथा गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पारसेक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है लगभग। अगला प्रश्न है, आधात वर्धनीयता और तन्यता किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आधात वर्धनीयता और तन्यता ये दोनों धातु के गुण हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ तथा पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जरा दूरदृष्टि प्रेसबायोपिया नामक नेत्र रोग का उपचार किस प्रकार के लेंस की सहायता से किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विफोकल लेंस की सहायता से जरा दूरदृष्टि
यानी कि प्रेसबायोपिया नामक नेत्र रोग का उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। आसमान का नीला रंग, गहरे समुद्र में पानी का रंग तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना, ये सभी जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, परिपथ में समान सामग्री और समान लंबाई के मोटे तार का उपयोग करने पर एमीटर की रीडिंग बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि प्रतिरोध अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति तथा प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, परिपथ में वोल्टता की जांच के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है परिपथ में वोल्टता की जांच के लिए। एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। गैल्वेनोमीटर की सहायता से भी विद्युत धारा मापी जाती है। रियोस्टेट एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग प्रतिरोध को बदलकर करंट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइकल फैराडे को 1831 में प्रेरण की खोज का श्रेय दिया जाता है और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने गणितीय रूप से इसे फैराडे के प्रेरण के नियम के रूप में वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक लंबे सीधे तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षेत्र में तार के केंद्रित संकेंद्रित वृत्त होते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके आसानी से धारावाही लंबे सीधे तार के कारण होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का सबसे प्रमुख अवयव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन जो है वो बायोगैस का प्रमुख अवयव है। लगभग 50 से 70% मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता यानी कि पावर को मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डायोप्टर में। और डायोप्टर का फॉर्मूला होता है D = 1/f, f बराबर होता है फोकल डिस्टेंस। अगला प्रश्न है, कार्बन अन्य तत्वों के साथ बंधन के आधार पर कई यौगिक बना सकता है क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन स्टील और लोहे को जंग लगने से बचाने की एक विधि है। इसमें किसका आवरण चढ़ाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्ते का। गैल्वेनाइजेशन जंग को रोकने के लिए लोहे या स्टील पर एक सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग चढ़ाने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 से कम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नींबू का रस। इसका पीएच मान लगभग 2 के बराबर होता है और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, जब वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है तो गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है, इसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विकृत गंधिता या बासी होना। अगला प्रश्न है, दांतों की सड़न तब शुरू होने लगती है जब पीएच का मान निम्न में से कम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5.5 से। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया शर्करा और खाने के बाद मुंह में बचे खाद्य कणों के क्षरण से अम्ल पैदा करते हैं। अगला प्रश्न है, अपच के इलाज के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्याम्ल का। प्रत्याम्ल एंटासिड दवाओं का एक समूह है जिसका उपयोग पेट के अम्ल को बेअसर करने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण है सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि। अगला प्रश्न है, एक विलयन कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, विलयन में शामिल है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी HCl। अंडे के छिलके में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो HCl के साथ प्रतिक्रिया करके CO2 गैस मुक्त करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इलेक्ट्रॉन धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, ये गलत हो जाएगा। परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो ये सही है। प्रोटॉन ऋणावेशित कण है, तो ये भी गलत है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है और यह तटस्थ होता है, तो ये भी कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, CH4 में किस प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन आबंध होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल आबंध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। विस्थापन और वेग ये दोनों सदिश राशि है तथा जाल और दूरी जो है ये अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परिमाण की दृष्टि से गति और वेग समान होते हैं। वेग एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। वेग दिशा के बारे में नहीं बताता, तो ये गलत हो जाएगा। गति में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ये गलत हो जाएगा। गति में सिर्फ परिमाण होता है। अगला प्रश्न है, वह तापमान जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने एक ही रीडिंग दिखाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, -40 डिग्री पर ये दोनों एक ही रीडिंग दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C = 9/5 F + 32। अगला प्रश्न है, C6H12O6 निम्न में से किस यौगिक को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज तथा शर्करा इन सभी का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। अगला प्रश्न है, सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.366 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। सौर स्थिरांक प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त कुल विकिरण ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, OH समूह का आबंध क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। OH समूह अथवा अल्कोहल समूह का आबंध क्रम 2 है। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एथिलीन का। अगला प्रश्न है, तरल तेल को ठोस वसा में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा तरल तेल को वनस्पति घी, डालडा आदि जैसे ठोस वसा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रकार एक तत्व नहीं है? धातु, अधातु, अर्धचालक, उपचालक, ये सभी जो है वो तत्व के प्रकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, CaSO4 हाफ H2O। Ca2SO4 2H2O ये जिप्सम का सूत्र है जिसे गर्म करके POP प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन क्रमशः 7 और 4 हैं, तत्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्व लिथियम है। जब द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉनों की संख्या को घटाते हैं तो हमें प्रोटॉनों की संख्या मिल जाती है और प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसलिए ये तत्व हो जाएगा लिथियम, क्योंकि लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3। अगला प्रश्न है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 12 और 6 है, तो प्रोटॉनों की संख्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या 6 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बेकरेल से क्या मापा जाता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियोधर्मीयता। रेडियोधर्मीयता स्वतः स्फूर्त विकिरण उत्सर्जन करने की क्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मात्रा का इकाई नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तक सूचकांक का इकाई नहीं है। अपवर्तनांक एक आयाम रहित राशि है जो निर्वात की तुलना में किसी माध्यम में प्रकाश की गति को मापता है। अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने में 37 डिग्री सेल्सियस का मान होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 310.15। सेल्सियस में जब हम लोग 273.15 को जोड़ देते हैं तो केल्विन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग सबसे तेज गति से चलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठोस में। ध्वनि तरंग सबसे तेज गति से ठोस में चलती है, उसके बाद तरल में, फिर गैस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, गति और चाल जो है वो अदिश राशि है, वेग और त्वरण जो है वो सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, द्रव माध्यम में ध्वनि तरंगे होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, साधारण नमक में, क्योंकि साधारण नमक NaCl होता है, इसमें हाइड्रोजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, रसोई गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। रसोई गैस के मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर सीमा एक श्वेत वामन तारे की किसकी ऊपरी सीमा हो सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान। चंद्रशेखर सीमा एक श्वेत वामन तारे की द्रव्यमान की ऊपरी सीमा हो सकती है। चंद्रशेखर इकाई का उपयोग श्वेत वामन तारे के अधिकतम द्रव्यमान को समझने के लिए किया जाता है, जो 1.44 सौर द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम एक समस्थानिक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तथा प्रोटियम। अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु एक त्रिआबंध से जुड़ते हैं उसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्काइन। एकल आबंध को एल्केन, द्विआबंध को एल्कीन तथा त्रिआबंध को एल्काइन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे हल्की धातु है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे हल्की धातु लिथियम है तथा दिए गए सभी विकल्प अधातु हैं। अगला प्रश्न है, गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निक्षेपण। गैस जब सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे निक्षेपण कहते हैं। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है तथा द्रव के गैस में परिवर्तन को वाष्पीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के ऋणावेशित भाग को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन परमाणु का धनावेशित भाग है तथा न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता दी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। E=mc², आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता के सिद्धांत में दिया गया था। अगला प्रश्न है, जंग को रोकने के लिए एल्युमिनियम का गाढ़ा ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एनोडीकरण। एल्युमिनियम का गाढ़ा ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है। यदि यही प्रक्रिया जस्ते के प्रयोग से की जाती है तो इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूबा डाइवर्स में स्वापकता यानी कि नार्कोसिस को रोकने के लिए ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। स्कूबा डाइवर्स टैंक ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन और हीलियम से भरा होता है,
यह अचेतना को रोकने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना जिसे 24 कैरेट सोना कहा जाता है बहुत नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के उद्देश्य से इसमें क्या मिश्रित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। सोने को मजबूती और अस्थायित्व देने के लिए चांदी, तांबा, प्लेटिनम, पैलेडियम और जस्ता जैसी धातु इसमें मिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, जब किसी धातु को पारे के साथ मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है तो परिणामी मिश्र धातु को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमलगम। जब किसी अन्य धातु को पारे के साथ मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है तो वह अमलगम कहलाता है। और पारा का रासायनिक सूत्र होता है Hg। अगला प्रश्न है, खाने के डिब्बे पर जस्ते की नहीं बल्कि टिन की परत चढ़ाई जाती है क्योंकि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का। इसके साथ ही अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, सेविंग मिरर, सैटेलाइट डिशों आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक हीरे से अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है और इसका मान 2.42 होता है। अगला प्रश्न है, आप दर्पण के कितनी भी दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, दर्पण होने की संभावना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, या तो समतल या तो उत्तल। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी आवृत्तियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स किरण तथा गामा किरणें। अगला प्रश्न है, भूकंप के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडॉन गैस। रेडॉन वह गैस है जो भूकंप के दौरान देखी जाती है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल की सहायता से मापते हैं। अगला प्रश्न है, फैराड में क्या मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत धारिता को। अगला प्रश्न है, वुड ग्रेन अल्कोहल और कुछ नहीं सिर्फ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथेनॉल होता है। वुड ग्रेन अल्कोहल मेथेनॉल के अलावा और कुछ नहीं होता है और मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र है CH3OH। अगला प्रश्न है, साबुन और अपमार्जक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। साबुन वसा अम्ल की एक श्रृंखला होती है। पूंछ जल विरोधी यानी कि हाइड्रोफोबिक होता है। सिर जल रागी यानी कि हाइड्रोफिलिक होता है तथा साबुन आमतौर पर पोटेशियम और सोडियम लवण होते हैं। तो उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का संकेत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आंधी तूफान। अगला प्रश्न है, हाइड्रोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का, हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श तरल की श्यानता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। एक आदर्श तरल की श्यानता जो है वो 0 होती है। श्यानता का एसआई मात्रक पास्कल सेकेंड है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगला प्रश्न है, पोटेशियम परमैंगनेट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंगनी रंग का ठोस।
पोटेशियम परमैंगनेट एक सामान्य रासायनिक यौगिक है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैग्नीज ऑक्साइड अयस्क को मिलाता है। इसका सूत्र होता है K2MnO4। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रक्रिया में माध्यम के कणों की वास्तविक गति के बिना ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चालन। चालन खाना पकाने की तरह सीधे संपर्क द्वारा ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विकिरण के द्वारा। सूर्य की ऊष्मा विकिरण द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। अगला प्रश्न है, गामा किरणें हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनावेशित किरणें हैं। गामा किरण अनावेशित और विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद का इलाज किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शल्य चिकित्सा के द्वारा। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया की स्थिति में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग हाइपरमाइट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष के मामले में किया जाता है तथा मोतियाबिंद का इलाज शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जो परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके श्रेणी क्रम में बहुत ही उच्च प्रतिरोध को जोड़कर। अगला प्रश्न है, एसी डायनमो या जनरेटर एक यंत्र है जिसका उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, चुंबक के दो समान ध्रुव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्णिका हेमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। हीमोग्लोबिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। अगला प्रश्न है, एक रेक्टिफायर परिवर्तित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में यानी कि एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन के नियम की खोज का श्रेय दिया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एम फैराडे। विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के नियम की खोज का श्रेय एम फैराडे को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पहिएदार वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। डायनेमोमीटर का प्रयोग एक घूर्णन शाफ्ट द्वारा प्रेषित यांत्रिक बल या शक्ति को मापने के लिए किया जाता है तथा इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एरोसॉल एक संयोजक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। एक एरोसॉल हवा या किसी अन्य गैस में सूक्ष्म ठोस कणों या तरल बूंदों का निलंबन होता है। एरोसॉल प्राकृतिक या मानवजनित हो सकते हैं। प्राकृतिक एरोसॉल के उदाहरण हैं कोहरा, धूल, धुंध और गीजर भाप। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी के विलवणीकरण में निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्क्रम प्रसारण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस का। रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग समुद्र के पानी के विलवणीकरण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एनोड किरणों अथवा धनात्मक किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्डस्टीन के द्वारा। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी तथा थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। अगला प्रश्न है, परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान किस पर केंद्रित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
परमाणु के नाभिक में, और परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टरों में निम्न में से किसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट छड़, कैडमियम छड़ तथा भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व सबसे कम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिथियम, और लिथियम सबसे हल्की धातु है। इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। अगला प्रश्न है, मोतियों का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट। मोती कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र MgOH2 होता है। इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम या बर्न्ट लाइम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्पादक गैस एक मिश्रण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का तथा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। उत्पादक या प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त गैस मिश्रण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटिनम को। प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के आयाम पर यानी कि एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल उपकरणों के लिए निम्नलिखित में से किस ग्लास का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लिंट कांच का। पोटेशियम और लेड सिलिकेट का उपयोग ऑप्टिकल कांच बनाने में किया जाता है, इसे फ्लिंट कांच कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दर्दनाशक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वैलियम जो है वो दर्दनाशक नहीं है। बाकी एस्पिरिन, पैरासीटामोल तथा मॉर्फिन ये सभी एनाल्जेसिक हैं। वैलियम एक ट्रैंक्विलाइजर है, एनाल्जेसिक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाह या लाख। लाख एक प्राकृतिक बहुलक है और अन्य सभी कृत्रिम बहुलक हैं। अगला प्रश्न है, RDX जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साइक्लोनाइट के रूप में भी। RDX को साइक्लोनाइट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य वर्षा का pH मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य वर्षा का pH मान 7 होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 4 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चूहा मारने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा मारने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बारूद बनाने में, उर्वरक में, माचिस की तीलियों में तथा विस्फोटक में, इन सभी में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लवण और जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करके जल तथा लवण बनाते हैं। अगला प्रश्न है, सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में या सीमित आपूर्ति में इसके गलनांक से निम्न स्तर पर गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निस्तापन। एक सल्फाइड अयस्क को हवा की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर निम्न में से किस धातु की मिश्र धातु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा, जस्ता और निकेल की। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में अधातु घटक क्या है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन। स्टेनलेस स्टील लोहे और कार्बन की एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील ऐसे स्टील होते हैं जिसमें 10.5% क्रोमियम तथा 1.2% से कम कार्बन और अन्य मिश्र धातु तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, नैनो प्रौद्योगिकी किसके बीच आकार की संरचनाओं से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्धचालक या उपधातु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक या उपधातु है। अगला प्रश्न है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले होते हैं तथा श्रव्य ध्वनियाँ 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती हैं और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को अल्ट्रासोनिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि मैक संख्या 5 से अधिक होती है तो प्रवाह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपरसोनिक। यदि मैक संख्या 1 से कम होती है तो उसे सबसोनिक कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 से 3 के बीच होती है तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब सरल आवर्त गति करने वाला एक कण अंतिम छोर पर होता है तो कण का वेग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यदि लिफ्ट एक समान गति से नीचे की ओर आ रही है तो पिंड का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को इस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम, दूसरे नियम को संवेग संरक्षण का नियम तथा तीसरे नियम को बल का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतम क्षैतिज परास को कवर करने के लिए प्रक्षेप गति के लिए कोण होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिक किस अवस्था में विद्युत का चालन कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, विलयन अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग फलों और रसों के लिए परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग। अगला प्रश्न है, गॉस निम्न में से किस मात्रा की इकाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चुंबकीय प्रेरण की इकाई गॉस है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 होता है। अगला प्रश्न है, एक सर्किट के समानांतर में कौन सा उपकरण जुड़ा रहता है जो इसके माध्यम से प्रवाह होने वाले विद्युत धारा की मात्रा को कम करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शंट। फ्यूज का प्रयोग विद्युत उपकरणों में शॉर्ट सर्किटिंग को रोकने के लिए किया जाता है तथा मोटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। रियोस्टेट का उपयोग सर्किट में प्रतिरोध को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी इंसुलेटर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रबर जो है वो विद्युत रोधी है। अगला प्रश्न है, दिन की अवधि में लगभग 4 मिनट की वृद्धि प्रतीत होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.28 सेकेंड में। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 न्यूटन, क्योंकि F = ma, द्रव्यमान गुने त्वरण
जो है वो बल के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5 न्यूटन। अगला प्रश्न है, यदि पिंड का त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो और ज्ञात बल 50 न्यूटन है तो पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये भी F इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5 किलोग्राम। नेक्स्ट है, 200 न्यूटन का एक सामान्य बल 0.02 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर कार्य करता है, पास्कल में दबाव ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 10,000 पास्कल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल के। तो यहाँ पे 200 न्यूटन का बल लग रहा है तथा क्षेत्रफल है 0.02। अगला प्रश्न है, एक पिंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 100 न्यूटन के जोर से 50,000 पास्कल के दबाव का अनुभव करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2/1000। अगला प्रश्न है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में अधिक परिवर्तन का कारण क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसके वेग के बदलाव। वेग परिवर्तन से गतिज ऊर्जा में द्रव्यमान परिवर्तन की तुलना में बहुत अधिक परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। बोरॉन एक उपधातु है जो धातुओं और अधातुओं के बीच का मध्यवर्ती है। धात्विक बोरॉन अत्यंत कठोर होता है। बोरॉन आमतौर पर आयनिक बंधन नहीं बनाता या स्थिर संयोजक बंधन बनाता है तथा बोरॉन का गलनांक बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न है, यदि 10 न्यूटन और द्रव्यमान 100 ग्राम है तो पिंड का त्वरण क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F इज इक्वल टू एम ए 10 डिवाइडेड बाई 0.1 kg, क्योंकि यहाँ पे 100 ग्राम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रतिरोध अधिकतम होता है जब इसके समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, इस समानांतर क्रम नहीं श्रेणी क्रम होगा। प्रतिरोध न्यूनतम होगा जब वे श्रेणीबद्ध में जुड़े होते हैं। तो ये श्रेणीबद्ध नहीं होगा, यहाँ पर समानांतर हो जाएगा। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। प्रतिरोध दो टर्मिनलों के बीच के विभवांतर की मात्रा है। तो ये विभवांतर की मात्रा नहीं है। अगला प्रश्न है, टॉर्क मापने की इकाई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दाब को। अगला प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 0.746 किलोवाट या फिर 746 वाट के। अगला प्रश्न है, किए गए कार्य की एसआई मात्रक क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल है। वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है। टॉर्क दाब की इकाई है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नोबेल गैस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। नोबेल गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑग्नेसॉन आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व अम्ल का एक आवश्यक अवयव है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन H+ और निम्न pH प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, जब एक ट्यूबलाइट टूटती है तो एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है क्योंकि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लैंप के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल इमली में प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टार्ट्रिक अम्ल। इमली में प्रचुर मात्रा में टार्ट्रिक अम्ल होता है।
ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।